UFC 311 एक अमेजिंग कार्ड गया और स्पेशली जो इस इवेंट का मेन कार्ड था उसने पूरा डिलीवर किया है, जहां पर 5 में से हमें 4 फाइट्स में फिनिशेस देखने को मिले और जो मेराब और उमर की फाइट थी जो यूजुअली इतनी एंटरटेनिंग नहीं जाती है वो भी आज एक अमेजिंग फाइट बन गई और इसीलिए मेरी ओपिनियन में UFC 311 का कार्ड बहुत ग्रेट था। बट इसी के साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस कार्ड में 4 अनडिफीटेड फाइटर्स फाइट करते हैं और चारों ही फाइटर्स बीट हो गए। क्लेटन कारपेंटर, रिन्या नाकामोरा, पेटन टाइलबेट और ओमार नुरमागोमेडोव, ये चारों फाइटर्स अनडिफीटेड थे, ये ह्यूज फेवरेट थे, बट ये चारों ही फाइटर्स अपने ओपोनेंट से बीट हो जाते हैं, तो ये कार्ड डेफिनेटली थोड़ा सा हम बोल सकते हैं सरप्राइजिंग भी था। तो बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है UFC 311 की रीकैप वीडियो, जहां पर चैप्टर्स मैंने ऐड कर दिए हैं और अब स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट से जो मिडिलवेट डिवीजन की थी और यहां पर रेनियर डिरेडर केविन हॉलैंड को एक ही राउंड में सबमिट कर देता है। देखो गाइस, मैं बहुत बार बोल चुका हूं और मुझे लगता है जो भी केविन हॉलैंड को पिक करता है उसे छोड़ देना चाहिए केविन हॉलैंड को पिक करना, क्योंकि ये फाइटर बस शो ऑफ मनी के लिए फाइट करता है, इसे कोई लेना देना नहीं है विन को लेकर, वो गेम प्लान फॉलो करे, फाइट को फीट में रखे, ऐसा कुछ भी केविन हॉलैंड नहीं करता है। जहां पर इस फाइट में भी हमने देखा कि रेनियर डिरेडर बहुत ही इजी वे से केविन हॉलैंड को ग्राउंड में लेके चले जाता है, वहां पर केविन हॉलैंड के ऊपर ह्यूज ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करता है और उसके बाद मैं बोलूंगा मैं कैसे पुट करूं इसको, रेनियर डिरेडर केविन हॉलैंड की बैक को ऐसे लेता है जैसे कि केविन हॉलैंड इनएक्सपीरियंस फाइटर है और जो हमने चोक को भी लगता हुआ देखा वो बहुत ही इजी वे से लग गया था। केविन हॉलैंड ने फाइट बैक भी नहीं किया, उसने जरा भी स्ट्रगल नहीं की और जैसे ही ये चोक लगा उसने एकदम से टैप आउट कर दिया। अब ज्यादा कुछ है नहीं इस फाइट में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये फाइट एकदम से ग्राउंड में जाती है और ये वन साइडेड फाइट थी, जहां पर ग्राउंड में जाने के बाद रेनियर डिरेडर बैक टेक लेता है, बॉडी ट्रायंगल लगाता है और फिर इजी वे से वो चोक को लॉक इन करके फाइट को विन कर जाता है बाय राउंड 1 सबमिशन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट हैवीवेट डिवीजन की थी, जहां पर जेल्टन अल्मेडा सर्गे स्पिवैक को पहले ही राउंड में फिनिश कर देता है। अब ये फाइट प्रीलिम कार्ड से मेन कार्ड में शिफ्ट कर दी गई और आई थिंक सो ये डिसीजन काफी अच्छा रहा, क्योंकि जेल्टन अल्मेडा फाइट को फिनिश कर देता है। जहां पर फाइट की स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो सर्गे स्पिवैक टेकडाउन को शूट करता है, जिसने सबको शॉक कर दिया था, क्योंकि हर कोई जानता है कि जेल्टन अल्मेडा की स्ट्रेंथ ही उसकी ग्राउंड है, बट स्पिवैक ने खुद टेकडाउन करके सबको शॉक कर दिया और ये चीज स्टार्टिंग में वर्क भी करती है, जहां पर सर्गे स्पिवैक बीटिंग दे रहा होता है जेल्टन अल्मेडा को, बट फिर राउंड 1 के एंड आते आते जेल्टन अल्मेडा इस टॉप पोजीशन को स्विच करता है और जैसे ही ये फाइट फीट में आती है एकदम से जेल्टन पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, जहां पर राइट पंच ने सर्गे स्पिवैक को स्टन किया, बट उसके बाद जेल्टन अल्मेडा उसके ऊपर राइट अपर कट, लेफ्ट हुक हो गया, राइट पंच हो गया, ये सब पंचेस थ्रो ही करे जा रहा था, जिसकी वजह से सर्गे स्पिवैक बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाता है। और ये देखते हुए कि सर्गे स्पिवैक कवर अप कर रहा है, जेल्टन अल्मेडा उसे ग्राउंड में लेके जाता है और फिर बेसिकली ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस थ्रो करते हुए, जहां पर सर्गे स्पिवैक कुछ भी नहीं कर रहा होता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो इसलिए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है और ये फाइट ओवर हो जाती है। तो अगेन एक काफी अच्छी विन बाय जेल्टन अल्मेडा और इस विन के बाद वो कॉल आउट करता है सिरिल गान को, जो आई डू थिंक कि डेफिनेटली ये फाइट बुक होनी चाहिए। सिरिल गान अपनी लास्ट फाइट में अच्छा नहीं दिखा था और वैसे भी टॉम एस्पिनल की फाइट मोस्ट लाइकली होने वाली है जॉन जोन्स के साथ, तो व्हाई नॉट मेक सिरिल गान वर्सेस जेल्टन अल्मेडा और फिर इन दोनों का विनर फाइट कर सकता है विनर ऑफ जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ऑब्वियसली ये फाइट इस पूरे कार्ड की बेस्ट फाइट थी, जहां पर लाइट हेवीवेट फाइटर यिरी प्रोहास्का जमाल हिल को नॉकआउट कर देता है। बहुत ही ज्यादा इंसेन फाइट, एब्सोल्यूट हमें वॉर देखने को मिला है, जहां पर इस फाइट में अगर तुम नोटिस करोगे तो हमें यिरी प्रोहास्का का अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है, जहां पर इस बार वो अपने डिफेंस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वैसे तो यिरी प्रोहास्का के दोनों हाथ फिर भी नीचे ही थे, बट जो उसने अपनी हेड मूवमेंट में इंप्रूवमेंट की है वो बहुत ही क्लियरली हम देख सकते थे, जहां पर यिरी प्रोहास्का ने जमाल हिल के काफी पंचेस को स्लिप किया है, जिधर लाइट हेवीवेट डिवीजन के कंपैरिजन में उसकी जो हेड मूवमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा इंसेन थी देखना। इसी हेड मूवमेंट की वजह से वो मल्टीपल टाइम्स जमाल हिल को कैच करता है, उसे रॉक करता है और अल्टीमेटली राउंड 3 में फिनिश कर देता है। तो राउंड 1 स्टार्ट हुआ और हम देख सकते थे कि यिरी प्रोहास्का जमाल हिल के पंचेस को स्लिप करने लग पड़ा है, जहां पर दोनों के बीच में जब भी डिस्टेंस क्लोज हो रहा था तो जमाल हिल अपने पंचेस में बहुत ज्यादा पावर को लोड कर रहा था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम वो पंचेस को लैंड भी नहीं कर पा रहा था। बट हम देख सकते थे कि जमाल हिल इस प्लान से आया था कि वो यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट करना चाहता है। इसी के मिड ऑफ द राउंड में शायद से जमाल हिल अपर कट थ्रो करने की ट्राई कर रहा होता है, बट यिरी प्रोहास्का जमाल हिल से ज्यादा फास्ट था, वो एकदम से उसे काउंटर करता है अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच से, जिधर इस पंच की टाइमिंग परफेक्ट थी और ये पंच लेने के बाद जमाल हिल ग्राउंड में गिर जाता है।
अब जमाल हिल को अप्रिशिएट करने की जरूरत है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बीटिंग ली है, बट फिर भी उसकी चिन ने समवट थोड़ा सा होल्ड किया और जमाल हिल का जो रिकवरी रेट था वो भी काफी अच्छा था क्योंकि उसने पूरी फाइट में काफी बीटिंग ली है, बट फिर भी वो वापस खड़े होके फाइट बैक कर रहा था। इस राउंड 1 में भी ऐसा हुआ जहां पर यिरी प्रोहास्का जमाल हिल को ड्रॉप तो कर देता है बट उसे फिनिश नहीं कर पाता है, जहां पर जमाल हिल ये पंच लेने के बाद भी काफी जल्दी रिकवर हो गया था और वो खुद के भी पंचेस को यिरी प्रोहास्का के ऊपर लैंड करता है और फर्स्ट ही राउंड में हम देख सकते थे कि ये फाइट एब्सोल्यूट वॉर बनते जा रही है। अब राउंड 2 स्टार्ट होता है और यहाँ पर समवट जमाल हिल थोड़ा सा कम बैक करता है, जहां पर मुझे लगता है कि जमाल हिल ने राउंड 2 को विन किया, जिधर दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर आई पोक्स करते हैं। तो उस चीज को साइड में रखते हुए अगर हम बस फाइट को देखें तो यहाँ पर जमाल हिल के पंचेस ज्यादा अच्छे वे से लैंड होने लगे और स्पेशली जो उसके बॉडी पंचेस थे वो थोड़ी सी यिरी प्रोहास्का को ट्रबल देने लग पड़े थे, जिधर राउंड 2 में एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर शायद से यिरी प्रोहास्का कुछ जंप अटैक करने का देख रहा होता है, बट जमाल हिल उसे एक बहुत बड़े बॉडी शॉट से काउंटर करता है और ये पंच लेने के बाद यिरी प्रोहास्का के फेस में क्लियर था कि वो बॉडी शॉट से हर्ट हो चुका है। तो राउंड 2 में जमाल हिल ने कम बैक किया, बट फिर जब बारी आती है राउंड 3 की तो यहाँ पर हम यिरी प्रोहास्का की फाइनल फॉर्म को देख सकते थे, जिधर वो पहले राउंड 1 की तरह इस राउंड में भी अपनी हेड मूवमेंट को बहुत अच्छे वे से करने लग पड़ा। और फिर अगर हम उस नॉकआउट सीक्वेंस को देखें तो जमाल हिल यिरी के ऊपर राइट हुक को थ्रो करता है, बट यिरी प्रोहास्का अगेन जमाल हिल से काफी फास्ट था, जिसकी वजह से एकदम से डिप करके बूम लेफ्ट स्ट्रेट पंच फ्रॉम यिरी प्रोहास्का, और वो इस बार उससे फॉलो अप करता है अपने खुद के राइट हुक से, जो जमाल हिल को एक बार फिर से ड्रॉप कर देता है। इस बार जमाल हिल बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था, वो वापस फीट में तो खड़ा होता है, बट यहाँ पर यिरी प्रोहास्का उसे कहीं पर भी जाने नहीं देता है और एक बार फिर से बिग राइट हुक के साथ अपर कट थ्रो करने के बाद जमाल हिल फिर से ग्राउंड में गिर जाता है और यहाँ पर यिरी प्रोहास्का उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो कर रहा होता है और क्योंकि जमाल हिल रिकवर नहीं कर पाया, उसने शेल अप कर लिया था, तो यही देखते हुए रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है। तो एलेक्स परेरा की फाइट के बाद जैसे यिरी ने कहा था कि या तो फिर उसे अपनी फाइट गेम को इवॉल्व करना होगा या फिर तो वो फाइट ही नहीं करेगा, तो जमाल हिल की फाइट में हम देख सकते थे कि डेफिनेटली यिरी प्रोहास्का ने बहुत इवॉल्व किया है। उसकी हेड मूवमेंट काफी इंप्रूव हुई है, वो जैसे पंचेस को स्लिप कर रहा था, वो जैसे अपनी लेफ्ट साइड को हेड को डिप कर रहा था, ये सब उसका इंप्रूव हो चुका है। अब वैसे तो उसका गार्ड फिर से नीचे ही रह रहा है, बट एटलीस्ट अब यिरी प्रोहास्का थोड़ी सी हेड मूवमेंट को दिखा रहा है और इसकी वजह से मुझे लगता है अब वो इस डिवीजन का और भी ज्यादा डेंजरस फाइटर बन चुका है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट इस इवेंट की को मेन थी, जहां पर द मशीन मिराब दलिशवली के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। उसका कार्डियो ही इतना इंसेन है कि बाकी सारी स्किल्स में वो मीडियम है, किसी में भी वो इतना ग्रेट नहीं है, बट क्योंकि उसके कार्डियो को कोई भी फाइटर मैच नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मिराब दलिशवली हर एक ओपोनेंट को टायर्ड करके उसे बीट करता है। और यहाँ पर भी हमने ऐसा देखा, जिधर ओमार नुरमागोमेडोव से पहले 2 राउंड में बीट होने के बाद वो थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स कम बैक करता है और यहीं से पूरी फाइट को अपने फेवर में ले जाता है, जहां पर वो फाइट को विन करता है बाय यूनानिमस डिसीजन। मिराब की इस विन से वो 2 चीजों को ब्रेक करता है, जिसमें सबसे पहले तो वो ब्रेक करता है जीएसपी के मोस्ट टेकडाउन्स वाले रिकॉर्ड को, जिधर रिकॉर्ड था 90 का, बट अब शायद से मिराब ने 92 या फिर 93 टेकडाउन्स कर लिए हैं। और इसी के साथ वो ओमार की 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक को ब्रेक कर देता है और वो पहला फाइटर बन चुका है जिसने ओमार को बीट किया है। अब ये फाइट भी काफी अमेजिंग गई है और इसीलिए मैंने इन दोनों की अलग से वीडियो बना रखी है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। बट अगर यहाँ पर फाइट की बात करें तो स्टार्टिंग के राउंड्स में हम देख सकते थे कि थोड़ा सा मिराब कॉशियस था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एकदम से डिस्टेंस को क्लोज कर देता है तो ओमार अपनी स्ट्राइकिंग से उसे अटैक कर सकता है, और ये चीज हमने ओमार से कपल ऑफ टाइम्स देखी भी। इसीलिए मिराब ने स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ज्यादा टेकडाउन शूट भी नहीं किए, और जब वो टेकडाउन को शूट भी करता है तो वो ओमार नुरमागोमेडोव काफी इजीली डिफेंड कर लेता है। बट प्रॉब्लम तब आने लग पड़ती है जब यही जो टेकडाउन अटेम्प्ट्स हैं ये राउंड बाय राउंड इंक्रीज होते जा रहे थे, जिसकी वजह से ओमार को अपनी स्ट्राइकिंग को लीव करना पड़ रहा था और मोस्ट ऑफ द टाइम उसे टेकडाउन से डिफेंड करने पड़ रहे थे, और इसकी वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिप डाउन होगी। और फिर राउंड 4 के एंड में हमने देखा कि ओमार एग्जॉस्ट हो चुका है। मिराब ने एक बार फिर से ये शो कर दिया कि उसके कार्डियो को कोई मैच ही नहीं है। पहले के 2 राउंड्स में ओमार बहुत ज्यादा सॉलिड दिख रहा था, उसके पंचेस लैंड हो रहे थे, उसने
मिराब के ऊपर कट को लगा दिया था। मिराब को उसने स्टन भी कर दिया था, जो पता नहीं कैसे मिराब ग्राउंड में नहीं गिरा। और लगने लगा था कि हमें फाइनली मिराब का काउंटर पार्ट मिल चुका है, जहां पर मैं बोलूंगा कि उमर उसे कंफर्टेबली बीट कर रहा था। खुद के टेकडाउन्स को भी शूट कर रहा था उमर, और वो ग्राउंड में भी मिराब को लेके गया, तो सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। बट फिर जब राउंड 2 ओवर होता है, हम हबीब से सुनते हैं कि वो उमर को क्लियर ही बोल देता है कि अब उसे चाहिए कि वो और भी ज्यादा टेकडाउन्स को शूट करे और बिल्कुल ही अपनी स्ट्राइकिंग को मिनिमाइज कर दे, क्योंकि हबीब नहीं चाहता था कि उमर कोई भी चांस दे मिराब को। बट ये सेम चीज फाइट में हमने उमर से नहीं देखी, जहां पर राउंड 3 में भी वो स्ट्राइकिंग ही कर रहा होता है। और ये वो राउंड था जहां पर मिराब अपने कार्डियो प्रेशर को पुट ऑन करने लग पड़ता है, उसे फाइनली टेकडाउन्स मिलने लग पड़ते हैं, और फीट में भी वो उमर के ऊपर बिग शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है। राउंड 3 के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, जहां पर जब भी मिराब फाइट करता है और वो फाइट के ही टाइम ऑडियंस में बैठे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने लग पड़ता है, अपने हाथों को रेस करने लग पड़ता है, तब समझ लो कि ये फाइट मिराब के फेवर में चलते जा रही है। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम ही होने लग पड़ा, जहां पर मिराब फिर शो बोटिंग करने लग पड़ा था, और हम दोनों ही फाइटर्स की एनर्जी को देख सकते थे। जहां पर एक साइड मिराब था जो पूरा फायर्ड अप होके फाइट कर रहा था, वो कंटिन्यूअसली उमर के ऊपर प्रेशर को डाल रहा था, वेयरएज दूसरी साइड उमर था जो नॉट ओनली एग्जॉस्ट होता जा रहा है, बट ऑल्सो अब उसे मल्टीपल टेकडाउन्स को डिफेंड करना है, जो वैसे तो उसने काफी टेकडाउन्स को डिफेंड किया, बट वी नो कि ये मिराब दिलिशवली है, वो केयर नहीं करता कि उसके टेकडाउन्स डिफेंड हो रहे हैं, वो तो टेकडाउन्स को शूट करता ही रहेगा। और इसी की वजह से हम ये भी देख सकते थे कि इवन जब उमर मिराब के टेकडाउन्स को डिफेंड भी कर रहा है, तो दोनों के बीच में जब सेपरेशन आ रही है, तो उसी सेपरेशन के बीच एकदम से मिराब उमर के ऊपर अपने राइट बिग पंच को लैंड कर दे रहा है। राउंड 5 भी ऐसा गया, बट मिराब दिलिशवली थकने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो तो मुझे लगता है कि 2-3 राउंड सेम पेस से और भी कर लेता, और राउंड 5 की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं 1 टेकडाउन, 2 टेकडाउन, 3, 4, 5 टेकडाउन मिराब शूट कर देता है, वो भी अंडर 1 मिनट। कोई भी फाइटर ले आओ, वो कितने ही टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेगा, और एग्जैक्टली यहां पर उमर के साथ हो रहा था, जिधर शायद से वो इन 5 में से 4 टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, बट इसके साथ थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट आने लग पड़ती है जहां पर उमर फाइट को विन करने लग पड़ता है। वो मिराब के ऊपर गुड शॉट्स को लैंड करने लग पड़ता है, और ये चीज अगर वो पूरे राउंड में करते रहता तो उमर इस राउंड को विन कर जाता और अल्टीमेटली फाइट को विन कर जाता। बट फिर जब लास्ट मिनट बचा था, तो एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर उमर और मिराब दोनों ही अपने पंचेस को लैंड करते हैं, बट जो मिराब का पंच होता है उसमें बहुत ज्यादा पावर थी, वो एकदम से उमर की चिन पे कनेक्ट हुआ और उमर इस पंच को लेकर स्टन हो जाता है। तो सबसे बड़ा शॉट इस राउंड का मिराब थ्रो करता है, जहां पर क्योंकि उमर थोड़ा सा रॉक हो गया था, तो उसके बाद तो मिराब बेसिकली उमर को थ्रो ही कर देता है नीचे। वो ऐसा 2 बार करता है, जहां पर उसे टेक डाउन्स भी मिल जाते हैं, और फिर जब लास्ट के 5 सेकंड्स बचे थे, तो वो जानता था कि वो फाइट को विन कर चुका है, और इसीलिए वो थोड़ी सी शो बोटिंग करने लग पड़ा, और ये फाइट ओवर हो जाती है, जहां पर अल्टीमेटली मिराब फाइट को विन कर जाता है 3-2 राउंड्स यूनानिमस डिसीजन। तो ग्रेट विन बाय मिराब दिलिशवली, और जो इसका निकनेम मशीन है, वो परफेक्ट वे से मिराब को सूट करता है, जहां पर ये फाइटर थकता ही नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, क्योंकि मिराब ने उमर को बीट कर दिया है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस थे मिराब को बीट करने के, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि एनी टाइम सून मिराब दिलिशवली किसी से भी बीट होने वाला है। अब यूजुअली मिराब को काफी लोग हेट करते हैं, बट क्योंकि ये फाइट अमेजिंग गई, मिराब ने यहाँ पर कम बैक किया, तो मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि अब मिराब को थोड़ी सी चेयर्स मिलेंगी जब वो नेक्स्ट टाइम फाइट करेगा, और होपफुली अब जो उसे इतना फालतू का हेट मिलता है, वो हेट मिलना बंद हो जाए। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट, यहाँ पर इस्लाम महाचेब बहुत ही ज्यादा इजी वे से हेनाटो मोइकानो को सबमिट कर देता है, वो भी फर्स्ट राउंड में, और फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन। मैंने तो बोला ही था कि हेनाटो मोइकानो के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो इस्लाम महाचेब को ट्रबल में डाल सकता है। जहां पर फीट में भी हम देखते हैं कि इस्लाम महाचेब के पंचेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और जो उसने कपल ऑफ टाइम्स लेफ्ट पंच को मोइकानो के ऊपर लैंड किया है, वही पंच मोइकानो के हेड को स्नैप बैक कर देता है। बट इसके साथ एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर ऐसा लगा कि हेनाटो मोइकानो ने इस्लाम महाचेब को अपने पंच से कैच करके उसे ड्रॉप कर दिया है, और ये मूवमेंट में मैं तो एकदम से चिल्ला ही पड़ा। बट फिर पता लगता है कि ये कोई नॉकडाउन नहीं था, बल्कि ये बेसिकली इस्लाम स्लिप हो गया था, जहां पर हेनाटो मोइकानो का पंच इस्लाम के साइड से शोल्डर पे कनेक्ट होता है। तो स्प्लिट सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक आ गया था, बट फिर उसके बाद बहुत इजी वे से इस्लाम महाचेब हेनाटो मोइकानो को ग्राउंड में लेके जाता है, और कुछ ज्यादा ही इजी वे से वो डाश चोक को भी लॉक इन कर देता है। और ये चोक ऐसा है कि
जब एक बार लॉक इन हो जाए तो इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहां पर हम देख भी सकते थे कि मोइकानो जो टैप कर रहा है वो आउट ऑफ पेन वाला टैप था, क्योंकि डार्क चोक बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, तो डेफिनेटली मोइकानो थोड़ी सी पेन में था और अल्टीमेटली इस्लाम महाचेव फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन। तो स्टिल इस्लाम महाचेव इस लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन है और अब वो लाइट वेट डिवीजन का ऐसा चैंपियन बन चुका है जिसने सबसे ज्यादा बार अपने टाइटल को डिफेंड किया है। तो लेट्स सी अब इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। क्या एकदम से अरमान सरूकिन को फिर से टाइटल शॉट मिलेगा या फिर इस बार चार्ल्स ओलिवेरा को रीमैच मिलने वाला है, ये सब तो अब टाइम भी बताने वाला है। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तुम्हें ये पूरा इवेंट कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।